हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज बुलंद आप लोगों के पास तक पहुंच पा रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके भाई, जिन लोगों का भी वीडियो ऑन है प्लीज एक बार अपना वीडियो को ऑफ कर लें। कुछ स्टूडेंट्स का इश्यू आ रहा है कि उनका लैग कर रहा है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनका वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर लें।
आवाज क्लियर आ रही है? ओके वंडरफुल। और बताएं, स्क्रीन विजिबल है भाई? हेलो, स्क्रीन इज विजिबल? ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। आप लोग होमवर्क तो अप टू डेट कंप्लीट कर रहे हैं ना? और साथ ही साथ रिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट का सिलेबस क्या है। वही सिलेबस तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, इतना तो आप मैच्योर हो ही चुके हैं। क्या है टेस्ट का सिलेबस? अप टू द फ्राइडे, अप टू द फ्राइडे मैं जो कुछ भी पढ़ा करके जाऊंगा, इट विल बी अ पार्ट योर सिलेबस टॉट टिल डेट। अब तो इतना ज्ञान हो जाना चाहिए, इतने सेंसेस आपके काम करने चाहिए ना भाई। इतने बड़े चिंटू हो क्या? हाँ, कि तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ठीक, कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा इस बार फ्राइडे का, ठीक है? नो, नो हॉलीडे, फ्राइडे को भी क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करें, फिर सेशन स्टार्ट किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? भाई मेरे पास एक न्यूज आई कि अब ऑफलाइन खुलने वाला है, तो उसका ऑफिशियल नोटिस आपके पास पहुंच गया है। तो स्टूडेंट इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। भाई ऑफलाइन का खुलना या ना खुलने से आपका पढ़ाई का क्या कनेक्शन है यार? कुछ स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे? सर एक्साइटेड है। अबे एक्साइटेड हो तो क्या है भाई, पढ़ाई नहीं करोगे क्या? अपना लॉस क्यों कर रहे हो यार? एक्साइटमेंट अपनी जगह है भाई। आईआईटी में जाना चाहते हो, आईआईटीएन बनना चाहते हो, ऐसे एटीट्यूड से पढ़ोगे क्या? फिर तो जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ उसी दिन तुम एक्साइटमेंट के कारण ही लुढ़क जाओगे, ऐसे करोगे तो। मतलब एक छोटा सा न्यूज की ऑफलाइन ओपन हो रहा है, उसके लिए तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा। क्यों भैया? ऐसे नहीं होता भैया। और मेरी बात सुनो कि अगर तुम पढ़ना छोड़ रहे हो तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जब कंटिन्यू होंगी तो वहीं से तो कंटिन्यू होंगी जहां पर ऑनलाइन में ब्रेक लगा होगा। तो अपना लॉस क्यों कर रहे हो यार? पढ़ाई करो अच्छे से। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, काफी सारे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको क्या रिप्लाई करूं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या सर आप ही ऑनलाइन में पढ़ाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, क्या सर आप हमें ऑफलाइन में पढ़ाएंगे? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे पास आपके किसी भी जवाब का आंसर नहीं है, ठीक है? मुझे जो बोला जाएगा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट मुझे जो परमिशन देगा, मुझे जहां बोला जाएगा मैं वहां जाकर के पढ़ाऊंगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है? बस इतना याद रखिए, ठीक है? आप इस तरीके के सवाल मुझसे ना पूछ करके अगर आप एलन की मैनेजमेंट टीम से पूछे तो शायद वो हो सकता है कि वो आपको इस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि भैया ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। और मैं मैनेजमेंट में तो हूं नहीं, मैं तो भैया एकेडमिक्स डिपार्टमेंट से हूं। मेरा मकसद बस ये है कि मुझे जहां बोला जाएगा वहां जाकर के पढ़ाना है, दैट्स ऑल। अब इसके अलावा क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्लीज आपसे ही पढ़ना है। अरे यार मैं कौन हूं भाई? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस आप लोग पढ़ें शांति से, आपको जो भी पढ़ाए आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है? चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और पढ़ाए, ये मैटर ही नहीं करता कि कौन पढ़ा रहा है। हमारा मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारा सिलेक्शन बढ़िया टॉप रैंक के साथ होना चाहिए, दैट्स ऑल। और एलन में मुझसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर है यार। तुम लोग अभी कभी ऑफलाइन आए नहीं ना, जब तुम ऑफलाइन में आओगे तब तुम देखोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो तुम भूल ही जाओगे, ठीक है? मुझे तो तुम एक हफ्ते के अंदर ही भूल जाओगे। तुम्हें इतने बड़े बड़े धुरंधर मिलेंगे तब तुम कहोगे अरे वाह यार वाकई अब मजा आ गया। तो बिंदास रहो, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा इस बारे में ना सोच करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक वो स्टूडेंट जो आईआईटी में टॉप रैंक सेलेक्ट करना चाहता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे क्लास में बैठ करके पढ़ना है, मुझे सीखना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे मुझे कोई भी आकर के पढ़ाए, दैट्स ऑल। क्लियर? तो चलिए शुरुआत की जाए।
शुरुआत की जाए भाइयों। 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, 2 क्वेश्चंस आपको क्लास नोट्स में होमवर्क में दिए थे, करके आए हो? आपका रिवीजन हो गया? मैंने कल आपको एनएलएम रिवाइज करने के लिए बोला था, हुआ या नहीं हुआ? ये रिवीजन करते हो या नहीं करते हो, या अपने हिसाब से चल रहे हो? ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना बिल्कुल भी। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर यस आ रहा है, कुछ का नो भी आ रहा है। S2 रिवाइज हो गई काइनेमेटिक्स की? क्यों भाई, S2 रिवाइज हुई काइनेमेटिक्स 1D की? डन डन, नो सर, यस सर, नो सर। यार ये नो वाले लोगों पर मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, कैसे होगा फिर? अभी टेस्ट भी आने वाला है, और टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 1D 2D रिलेटिव्स के भी आएंगे, तो फिर वहां पर कैसे करोगे ऐसे सवालों को? क्यों भाई? चलिए आगे बढ़े फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी कोई भी बैकलॉग रह गया है प्लीज जल्दी से जल्दी कवर करें, आपके पास समय नहीं है, आपका सैटरडे को एग्जाम भी है भाई, क्यों डिले कर रहे हो? ठीक है, और ये मेरे सामने बिल्कुल मत बोला करो कि सर हो नहीं पा रहा है, टफ है या हार्ड। ठीक है, फिर वही बात, सर अभी डांटेंगे तुम्हें। किसी ने कहा था तुमको कि ले लो IIT की तैयारी कर लो? क्यों भाई, तुमने खुद के हिसाब से की है? मौज काटते जैसे तुम्हारे दोस्त मौज काट रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, वैसे तुम भी बना लेते। काहे को तुमने सोचा था कि IIT की तैयारी करेंगे? कोई हॉलीडे नहीं होगा फ्राइडे को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन था, मुझे आंसर बताएं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें ये आंसर्स आ रहे हैं। ए का आंसर आ रहा है 2G/7 आई कैप, मतलब 20/7 है ना, 20/7। और बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 20/7 आई कैप, और ये माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस के 4G/7। एनीवन स्टूडेंट जिसका सही है? अगर आपने ये सवाल सॉल्व किया है सच में और ईमानदारी से सॉल्व किया है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं जो इस पूरे चैप्टर में पढ़े। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज किया, वेज कंस्ट्रेंट यूज किया, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। डायग्राम को देख करके डर गए तो फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी देख लेते हैं भाई। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग क्या करके आए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको सवाल कराया, सवाल देखने में तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सवाल बनाने वाला हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल बना करके दे दे, 10-15 पुली लगा दे, 3-4 ब्लॉक लगा दे, और फिर आपसे काफी सारे तामझाम पूछ ले, सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछ ले, रस्सी में टेंशन पूछ ले। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल हो, सबसे पहला फंडा क्या होता है? सबसे पहला फंडा जल्दी से बताएं क्या होता है? कि हमें इंडिविजुअल बॉडीज के क्या बनाने होंगे? फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होंगे, एक्सिस को सेलेक्ट करके न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक फंडा है जो हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे सवाल देखने में कितना भी डरावना हो। क्या ये बात समझ आ रही है? सवाल की शक्ल देख करके मत डरना, कॉन्सेप्ट जो पकड़ के रखेगा, जो कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहेगा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि अब मैं इस सवाल को बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों का गलत हुआ है वो भी, जिनका सही हुआ है वो भी। जैसे कि इस सवाल में आपके सामने यहाँ पर ये ए ब्लॉक था जिसका मास 2m है, और एक ब्लॉक बी है जिसका मास m है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। मैंने कल एक बात बताई थी, अगर किसी ब्लॉक के साथ पुली भी कनेक्टेड हो तो ब्लॉक प्लस पुली का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, बताया था ये बात। ऐसा क्यों? अब मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमें फोर्सेस को देखने में आसानी होती है, हम उसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को इजीली बता पाते हैं, या हम कह सकते हैं उसको ऑब्जर्व कर पाना आसान है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर
मैं इस 2m प्लस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। यहां पर ये पुली कनेक्टेड है, पुली पे एक टेंशन टी इधर होगी, एक टेंशन टी इधर होगी। इज इट क्लियर? और आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि ये पुली इस तरीके से घूमते हुए नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो एक टेंशन फोर्स लगेगा। और इसके अलावा एक और फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा भाई? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो बी ब्लॉक है वो ए के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा? ये बताओ, इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलावा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स है क्या? ग्राउंड सरफेस से लगने वाले नॉर्मल को और अर्थ के द्वारा लगाए गए मैं mg को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे उन्हीं फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ए ब्लॉक जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो मान लिया मैंने इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? a1। इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया? a1। अब जल्दी से बताओ, क्या तुम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो? फटाफट बताओ जल्दी से। यहाँ पे दिमाग कम लगाना है भाई, सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है। जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखोगे? देखो टी यहाँ से लग रहा है, टी यहाँ से लग रहा है, क्या 2t लग रहा है? और नॉर्मल इधर लग रहा है, 2t माइनस नॉर्मल बराबर m इंटू a1। क्या ये इक्वेशन लिख दी? क्या सभी ने यही इक्वेशन लिखी थी भाइयों? वंडरफुल। अब देखिए, जिस तरीके से हमने 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसी तरीके से हम यहाँ पे बी वाले ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब देखना, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी लॉजिकली, जब ये 2m वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये बी वाला ब्लॉक नीचे भी जाएगा और आगे भी जाएगा। क्या इस बात को आप सेंस कर पा रहे हैं? जब ये 2m वाला ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो बी वाला ब्लॉक नीचे भी जाएगा और राइटवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। ओके, तो देखिएगा एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, टोटल फोर्स कितने लगेंगे? टेंशन mg नॉर्मल। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कल भी हमने किया था। बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? मैंने ये मान लिया, देखना ध्यान से, क्या मैंने इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वही माना है जो 2m का था? ऐसा क्यों किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2m और m का एक्सेलरेशन मैंने सेम क्यों माना है? वेज कंस्ट्रेंट, क्योंकि दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं और कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल तो यही है, तो इसके अलोंग क्या दोनों का एक्सेलरेशन a1 होगा। और मान लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो a2 है। क्या हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, इक्वेशन लिखना तो तुम्हें आता है। y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखोगे? mg माइनस टेंशन बराबर m इंटू a2, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। x डायरेक्शन में क्या लिखोगे? नॉर्मल इक्वल्स टू m इंटू a1, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ये है। क्या ये तीन इक्वेशंस बन गई? जल्दी बताओ, क्या ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं भाइयों? अब जरा इन तीन इक्वेशंस को देखो और ये बताओ कितनी इक्वेशंस हैं और कितने वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता। कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? 4 हैं, 4। ये 3 वाला कौन है? टेंशन पता है? नहीं पता। नॉर्मल फोर्स पता है? नहीं पता। a1 पता है क्या? नहीं पता। a2 पता है क्या? नहीं पता। टेंशन, नॉर्मल, a1, a2। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 4। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 4। क्या क्या नहीं पता? टेंशन फोर्स नहीं पता, नॉर्मल नहीं पता, a1 नहीं पता और a2 नहीं पता। ये पुलकित भाई को पता नहीं 5 कैसे दिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब लगाने जा रहे हैं अगला। मैंने कल बताया था, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम पड़ जाए तो आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा क्या? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या स्ट्राइक करेगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। वाह भाई वाह, पुलकित भाई साहब तुम यार अपना बेइज्जती क्यों करा रहे हो? पुलकित बोल रहे हैं मास भी वेरिएबल है। क्या गधे हो क्या? बिल्कुल ही, मास भी वेरिएबल है। मतलब ये वो इंसान है जिन्हें ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। मतलब इन्होंने मास को ही वेरी करा दिया। भाई ये तालियां बजाई जाए, सभी लोग एक साथ मिलकर के ताली बजाने के लिए। वाह भाई वाह। देखिएगा ध्यान से, अब मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने जा रहा हूं। क्या आपको ये पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता था? समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का सम 0 कर दो। जब आप टी डॉट ए करते हैं
तो मैं ये कहूंगा ना, एक्सेलरेशन का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो टेंशन के अलोंग है। टी डॉट ए में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट चाहिए जो टेंशन के अलोंग है। तो जल्दी से देखना, यहाँ पे 2m की बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, एक्स एक्सिस के अलोंग टेंशन कितनी है, t यहाँ पे, t यहाँ पे, क्या 2t है? देखो मैंने क्या लिखा, 2t इंटू a1। समझ आया? अब उसी तरीके से इस ब्लॉक को देखो, देखो टेंशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, a2। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, t इंटू a2, और इसको कर दो क्या, 0। ये आपकी अगली इक्वेशन आ जाती है। यहां फिजिक्स खत्म, यहां पर बेटा फिजिक्स खत्म, और इसके बाद बचा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या, जल्दी बताओ, मैथमेटिक्स। इसके बाद आपका बचा सिर्फ मैथमेटिक्स। इसके बाद इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मुझे भी नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठ करके 2 कप चाय पियेंगे और ये सीख लेंगे कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है, आप आराम से चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए देख लीजिएगा भाई। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी गंगा में एक बार डुबकी मार लेना, सारे पाप धुल जाएंगे और समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलिए आगे बढ़ा जाए भाइयों। इस तरीके के सवालों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सवाल का किसी का आंसर आया क्या? बहुत गंदा सा आंसर आता है। मेरा आंसर ये आ रहा है, ये 2 आंसर आ रहे हैं, मैच करो, बताओ कोई है? वाह वंडरफुल, काफी लोग दिख रहे हैं। यस, नो, नो, रॉन्ग। कुछ लोगों का आंसर आया भी है, कुछ लोगों का नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखते हैं, सवाल को देखते हैं। हाँ, आपका आंसर साइन और कॉस में भी आ सकता है। किसी ने टेन थीटा कॉट थीटा को अगर साइन और कॉस में लिख दिया हो तो उस फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। इस फॉर्म को तो किसी भी फॉर्म में फिर कन्वर्ट किया ही जा सकता है, वो तो मैथ्स का काम है, अपना काम नहीं है। देखते हैं भाई, इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये हम ये कह सकते हैं एनएलएम के अच्छे सवालों में से एक सवाल है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जिनकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग है उनके लिए ये 2 कौड़ी का सवाल है भाई। इससे सस्ता सवाल नहीं हो सकता। मार्केट में बोला जाता है ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये सवाल 2 कौड़ी का चूरन सवाल है, चूरन। अभी तुम खुद कहोगे कि बहुत बड़ा चूरन है। जरा ध्यान से देखना, सिचुएशन शायद आप लोग समझ पा रहे हो। ये रॉड नीचे आएगी और ये वेज आगे जाएगा। ऐसा एक सवाल हमने कल किया तो था वेज कंस्ट्रेन में, लेकिन वो तो बहुत ही आसान था, क्योंकि वहां पर मैंने किसी एक का एक्सेलरेशन बता दिया था, दूसरे का पूछा था। यही तो किया था कल आपने जब सवाल सॉल्व किया था। तो सपोज मैंने a2 की वैल्यू बता दी थी और a1 पूछा था, लेकिन आज ना तो a1 पता है ना a2 पता है। आज क्या है, इन रॉड और वेजेस के मासेस आपको दे दिए गए हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन एज्यूम कर लूं। मान लो ये इस डायरेक्शन में a2 से जा रहा होगा और रॉड का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 होगा। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं भाई? अब इसके बाद अगला स्टेप बताओ, क्वेश्चन कोई भी हो। पहला स्टेप क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या फ्री बॉडी डायग्राम? देखिएगा, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लो जो m ब्लॉक है, m ब्लॉक, वो 2m के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो n है। कितना लगा रहा है नॉर्मल फोर्स? n। ठीक, ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ये तो मैथमेटिक्स है, ये आपको समझ आ रही होगी। एक बात बताना चाहेंगे क्या, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? n sin थीटा। नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? n sin थीटा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस वेज के एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है? n sin थीटा नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो नॉर्मल जो रॉड ने वेज पे लगाया है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो इस वेज को एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग? जल्दी देखो ये इक्वेशन, n sin थीटा बराबर मास जो कि 2m है इंटू a2। क्या हमने वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दी? देखो मैं कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाला, मैं बता देता हूँ।
मैं जब सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसमें नया क्या था, ये तो मैं भी कर सकता, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम कर नहीं रहे हो, मैं बस कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर कोई ऐसी चीज करी है कि जो तुम्हें नहीं आती हो, जल्दी बताओ। क्या कोई यहाँ पर ऐसे साइंस का यूज किया है या ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है जो तुम्हें नहीं आता हो? क्या ये आता नहीं है तुम्हें? फ्री बॉडी डायग्राम, और वेज का फ्री बॉडी डायग्राम तुम कसम से सच सच बताना मैंने कितनी बार बनाया, कितनी बार बनाया, तुम कसम से बताना, झूठ मत बोलना। रेस में क्वेश्चन आया था, तुम्हारी शीट के S1 में क्वेश्चन आया था, लगभग कम से कम भाई साहब 4 से 5 बार बनाया कि नहीं बनाया? और भाई साहब अब भी तुम नहीं सीख पा रहे तो क्या करना भाई, क्या किया जाए? कटोरा ले लो, बाहर खड़े हो जाओ तुम लोग, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से देखना, मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। देखो रॉड का एक्सेलरेशन कहां पर है? A1, y एक्सिस के अलोंग। तो मुझे सिर्फ उन्हीं फोर्सेस से मतलब है जो y के अलोंग लग रहे हैं, उसके अलावा तो मुझे किसी फोर्स से मतलब है ही नहीं। क्लियर? तो मैं सिर्फ y एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। अब देखो ये नॉर्मल वेज पे इधर लगा तो इस पे भी तो नॉर्मल इधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन। और ये आपको पता है, ये मैंने बहुत पहले भी बताया था कि नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये तो मैथ्स है, उतना ही बनाएगा जितना ये इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा होगा? समझ आ रहा है? जल्दी बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? ये क्या ये n cos थीटा है? इक्वेशन लिख पाओगे इसके लिए? y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख करके बताओ क्या लिखोगे? mg माइनस n cos थीटा बराबर m इंटू A1। क्या दूसरी इक्वेशन लिख ली है? अब पुलकित भाई साहब बताएंगे, पुलकित भाई साहब मेरी बातें सुन रहे हैं, पुलकित भाई साहब कितने वेरिएबल हैं जल्दी बताओ। कहाँ भाई, सो गए क्या पुलकित भाई साहब? बहुत बढ़िया, इस बार सही जवाब दिया पुलकित भाई साहब ने। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं? 3 है भाई साहब। कौन कौन? नॉर्मल नहीं पता, A1 रॉड का एक्सेलरेशन नहीं पता, A2 वेज का एक्सेलरेशन नहीं पता। क्या 3 अननोन है? बहुत बढ़िया। इक्वेशन कितनी है बेटा? 2 है। अगली इक्वेशन कहां से मिलेगी? है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अरे कौन, रस्सी लगी है क्या जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मिलेगी? वेज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट जिंदाबाद। जब जब हम फंसेंगे तो कंस्ट्रेंट आएगा। ये कंस्ट्रेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बड़े भाई बंधु होते हैं ना, जो थोड़े ताकतवर होते हैं और जो मोहल्ले के एकदम लफंगा लोग होते हैं, तो उनसे कभी मिलो तो वो कहेंगे भाई साहब कोई कभी दिक्कत आए ना, कहीं लड़ाई हो जाए भाई हमको बुला लेना। ये जो कंस्ट्रेंट फोर्सेज है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। कंस्ट्रेंट कहता है कि देखो भाई कहीं फंस जाओ ना तुम, अगर तुम्हारी इक्वेशन कम पड़ रही हो तो हमें याद कर लेना, हमें याद कर लेना। क्या ये बिल्कुल वही है भाई? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला लगाया जा सकता है? फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट, वेज कंस्ट्रेंट। जल्दी बताएं। इसका एक्सेलरेशन A2, इसका एक्सेलरेशन A1, ये परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये कल हम कर चुके हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। आपने शीट में सॉल्व किया होगा S1 में भी, तो 2 सवाल आपको ऐसे मिल ही गए होंगे, है ना, एक जैसी 2 सवाल। क्या आपको देखते ही समझ में आ गया होगा ये रिलेशन A1 बराबर A2 tan थीटा? ये है भाई साहब तीसरी इक्वेशन। इसके बाद इनको सॉल्व कैसे करते हैं मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आता हो तो कर लेना भाई। इसके बाद मुझे नहीं आता, तुम्हें आता है सॉल्व करना, तुम जैसे सॉल्व कर पाओ कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? क्या ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे? ये सवाल फिर से मिलेगा, फिर से मुलाकात होगी इसकी शीट में, देखते ही फैल जाओगे या सॉल्व कर पाओगे? जल्दी बता दो। इक्वेशन लिखना आता है? देखो यहां तक मैं सिखा सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चीजें तो आपने सही लिखी होंगी। इसके आगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। ओके चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए भाइयों, शुरुआत की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाइयों, अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए पहले कहानी को समझना बहुत जरूरी है। और भाई साहब अगले आधे घंटे तक हमें माहौल बहुत बढ़िया बना करके रखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अब बड़ी इंटरेस्टिंग फिजिक्स होने वाली है। मतलब ये मान लो NLN का लास्ट टॉपिक चल रहा है
और ऐसी ऐसी गजब गजब की चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद एनएलएम और आसान हो जाएगा। तुम कह रहे हो सर आसान तो ये पहले से ही है। नहीं बेटा, इसके बाद और आसान हो जाएगा, टफ से टफ क्वेश्चन भी एकदम चूरन की तरह हो जाएंगे। तो भाई भगवान का नाम लेकर के बैठो, अगले आधे घंटे तक सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिएगा, ठीक है। प्लेन जो है वो धीरे धीरे हवा में उड़ने वाला है, टायर पे लटकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो गिर जाओगे, जैसे अफगानी गिर गए थे तुम्हारे भाई बंधु, ठीक है। तो आराम से बैठिए, माहौल का मजा लीजिए। समय हो रहा है 12:16, लगभग 15 से 20 मिनट माहौल का आनंद लें, मजा आएगा और फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। शुरुआत की जाए, चलो देखिएगा भाई ध्यान से। कहानी कुछ ऐसे शुरू हो रही है, एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक वाक्य सुनाने जा रहा हूं, सुनना चाहोगे? चलिए, यहां पर आप लोग राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन आप जानते हैं, और उस वेइंग मशीन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है ब्लॉक M, मतलब इसका मास जो है वो M है। और ये लिफ्ट आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की दिशा में जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? A0 से। यहाँ पे जो A0 है वो किसका एक्सेलरेशन है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बी है हमारा बिल्लू, जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, और यहाँ पर एक और इंसान आपको दिखाई दे रहा होगा, ए है हमारा चिंटू। ए कौन है भैया? हमारा चिंटू। चिंटू कमिंग बैक, मूवी में थोड़ा सा समझ रहे हैं, सस्पेंस है भाई, चिंटू वापस लौट रहा है, चिंटू वापस लौट रहा है। पिंकी कहाँ है? और यार तुम लॉजिकली सोचो यार, जब चिंटू का भाई है तो पिंकी कैसे होगी? पिंकी तो अपने घर चली जाएगी ना भाई के खौफ से, है? जब बिल्लू है और बिल्लू और चिंटू जैसे आया तो पिंकी घर भाग गई, पिंकी कहां से आएगी? ठीक है, तो देखिएगा ये बिल्लू और ये चिंटू, ठीक है। चिंटू भैया का रॉब है, लिफ्ट में घूम रहे हैं। चिंटू भैया ने तो काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ाई छोड़ ही दी, जैसे आप में से काफी सारे लोग छोड़ चुके हैं, है ना। काइनेमेटिक्स के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, ऐस काट रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं भाई साहब। चिंटू भैया यहाँ एक लिफ्ट के अंदर बैठ करके, मान लो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, इससे आर पार सब दिखाई देता है। एलिन जब आओगे तो तुम्हें दिखाई देगा, संकल्प में भी एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से? A1 से। कितने से जा रही है भाई? A1 से। अब आरवाई सर के दोनों स्टूडेंट रहे हैं, तो ऑफलाइन जैसे ही खुला तो बिल्लू और चिंटू दोनों आरवाई सर से मिलने चले आए। बिल्लू बेचारा जमीन पर खड़ा हुआ था और चिंटू संकल्प की लिफ्ट में बैठ करके ऊपर जा रहा था। तो जब आरवाई सर से मिलने आए तो चरण स्पर्श किए, तो आरवाई सर ने कहा कि बेटा तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर एक ब्लॉक जो कि लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ये बताना है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी। बिल्लू और चिंटू को आरवाई सर ने, मतलब मैंने एक टास्क दिया कि चिंटू और बिल्लू तुम्हें ये बताना है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी। बिल्लू और चिंटू बहुत खुश हुए। बिल्लू तो क्या था, रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड कर रहा था, लेकिन चिंटू क्या था कि वो काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ता नहीं था। पढ़ता कहाँ से था? वो यूट्यूब के जो सस्ते सस्ते वीडियो है ना, जो 2 घंटे में आपका IIT में सिलेक्शन करा देते हैं, चिंटू वहां से पढ़ा करता था। लेकिन ये था कि चिंटू ने काइनेमेटिक्स आरवाई सर से पढ़ी थी, तो आरवाई सर का भी थोड़ा इज्जत तो करता ही था। अब मिलने आया तो आरवाई सर से मिल लिया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने टास्क दिया बिल्लू और चिंटू को, क्या भाई, कि भैया M मास के ब्लॉक का, नहीं, क्या टास्क दिया, रीडिंग बताओ वेइंग मशीन की क्या आएगी। तो बिल्लू और चिंटू दोनों को ये बात पता थी कि वेइंग मशीन वही रीड करेगा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो चलिए पहले बिल्लू की बात कर लेते हैं। बिल्लू ने क्या करा, देखिएगा। बिल्लू के हिसाब से बिल्लू ने कहा सर ये टास्क मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने कहा जल्दी बताओ क्या रीडिंग आ रही है तुम्हारी। बिल्लू ने कहा देखो सर ये M मास, इस पे वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऊपर, नीचे लगेगा mg। एक बात बताओ, बिल्लू को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? बिल्लू को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? क्या 0 दिखाई देगा या A0 दिखाई देगा? A0 दिखाई देगा, जो लिफ्ट का है वही दिखाई देगा भाई, क्योंकि बिल्लू कहां पर है? ग्राउंड फ्रेम पर।
बिल्लू को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वो चीज उसको बहुत अच्छे से समझ आई थी। तो बिल्लू ने कहा देखो सर, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए नॉट। तो उसने कहा सर मेरे हिसाब से नॉर्मल की वैल्यू आ रही है m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट। हमने कहा शाबाश बिल्लू, बैठ जाओ जाकर के, ये बी ने बताया। ये बिल्लू के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बना है, जो कि आप देख पा रहे हैं। बिल्लू ने कहा सर मेरे हिसाब से ये रीडिंग आ रही है। मैंने कहा शाबाश बिल्लू, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, धन्यवाद, बैठ जाओ जाकर के। बिल्लू खुश हो गया एकदम से। ऑफलाइन में पहले दिन आते हुए उसने आरवाई सर के सामने अपना इंप्रेशन क्रिएट कर दिया भाई। चलिए, अब चिंटू को भी यही टास्क दिया गया। चिंटू की बारी आई, चिंटू ने भी यही काम किया। चिंटू भी पढ़ने में अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा भटक गया है। वो आजकल आरवाई सर से नहीं पढ़ करके इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता है और इंस्टा फेसबुक फालतू की चीजें ज्यादा करता है ना। देखिएगा चिंटू भाई साहब ने कहा कि देखिए सर, आप मैं जैसा कह सकते हैं कि सर नॉर्मल ऊपर लगेगा। हमने कहा बिल्कुल लगेगा। mg नीचे लगेगा। हमने कहा बिल्कुल लगेगा। चिंटू की बातें सुनिएगा, mg नीचे लगेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल लगेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चिंटू के फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? क्या ए नॉट ही दिखाई देगा? सोचिएगा। इसके फ्रेम में जाएंगे तो क्या इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देंगे? इसमें रिलेटिव याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो हम ये कह सकते हैं चिंटू को इसका एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? ऊपर की दिशा में ए नॉट माइनस ए1। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? चिंटू अगर इस ब्लॉक को देख रहा है तो चिंटू को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? ए नॉट या ए नॉट माइनस ए1? ए नॉट माइनस ए1। चिंटू ने भी इक्वेशन लिखी और चिंटू ने कहा कि देखो सर मेरे हिसाब से ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए नॉट माइनस ए1। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है? m को अगर बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा? g प्लस ए नॉट माइनस ए1। क्या इतना समझ में आया? जल्दी से देखो, प्यार मोहब्बत से देखो, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? ये सही लिखा है मैंने? अब देखना, चिंटू ने कहा कि मेरी रीडिंग ये आ रही है, बिल्लू ने कहा मेरी रीडिंग ये आ रही है। लेकिन क्या दोनों की रीडिंग सेम आ रही थी? क्या अभी दोनों की रीडिंग सेम आ रही थी क्या भाइयों? आप खुद देख सकते हैं, इसकी रीडिंग आ रही है m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए नॉट माइनस ए1। चिंटू और बिल्लू मेरे पास आए, उन्होंने अपने आंसर्स बताए, मैंने दोनों के आंसर्स देखे। बिल्लू ने कहा सर देखो मैं सही हूँ बिल्कुल, आपने जो पढ़ाया मैंने वो लगाया। चिंटू ने भी कहा देखिए सर मैंने भी न्यूटन सेकंड लॉ लगाई, आपसे नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पढ़ा तो हूं ना कहीं से, और मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है और इक्वेशन लगाना आता है, तो सर मैं भी सही हूँ। अब बिल्लू ने देखा कि यार चिंटू सर के ऊपर चढ़ रहा है, इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बिल्लू ने एकदम से चाटा मार दिया चिंटू के भाई साहब, माहौल एकदम से गर्म। बिल्लू ने कहा तू सर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है? आवाज धीमे कर। और मैं सही हूँ भाई, यहाँ पर मैं बिल्कुल सही हूँ। अब मैंने दोनों के आंसर्स देखे। यार एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, ये जो वेइंग मशीन की रीडिंग है ये तो कोई भी देखे, आनी तो सेम चाहिए ना, आनी तो सेम चाहिए, कोई भी देखे यार। लेकिन यार ये कह रहा है बिल्लू ये रीडिंग आएगी, चिंटू कह रहा है ये रीडिंग आएगी, आपस में दोनों लड़ रहे हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैंने कहा देखो भाई मैं तो फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बोला कि कोई एक सही है एक गलत है तो दूसरा बुरा मान जाएगा, फिर कहेगा कि सर इसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो भाई मैं किसी के फेवर में नहीं हूं। मैंने कहा एक काम करो, कोई इंसान को भेजो और उसको बोलो देख करके आए कि उस वेइंग मशीन की वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है। जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो तो दिखाई देगी ना भाई। तो मैंने बोला कि किसी को भेजो और पूछो वो वेइंग मशीन कितनी रीडिंग दिखा रहा है, तो वो देख करके आया भाई साहब एक। ठीक है, पिंकी गई, चलो पिंकी को बोला पिंकी बेटा एक काम करो तुम देख करके आओ वेइंग मशीन कितनी रीडिंग बता रहा है। जब पिंकी ने रीडिंग बताई आकर के, पिंकी ने कहा कि सर वो रीडिंग उतनी बता रहा है जितनी बिल्लू की आ रही है। अब तो भाई तूफान ही आ गया चिंटू भाई सामने। पिंकी ने भाई का साथ छोड़ करके बिल्लू का साथ दे दिया। अब तुम समझ सकते हो माहौल में गर्मा गर्मी होगी।
माहौल में एकदम गर्मा गर्मी हो गई भाई साहब। मतलब चिंटू एकदम से लाल हो गया कि बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया बिल्लू के साथ, आवारा लड़के के साथ है। पिंकी ने बोल दिया कि सर जो रीडिंग मैं देख करके आई हूँ वो रीडिंग वही आ रही है जो बिल्लू ने बताई है, चिंटू ने रीडिंग गलत बताई। मुझे भी फिर गुस्सा आई, मैंने भी चिंटू को एक चांटा दिया। अब सोचे चिंटू की हालत कितनी बुरी होगी, बहन धोखा दे रही है। मास्टर ने भी पकड़ के पीट दिया, बिल्लू ने भी पीट दिया। चिंटू बड़ा दुखी है, चिंटू की आंखों में आंसू है, रोने के लिए बिल्कुल तैयार है, माहौल गर्म हो रखा है। और पिंकी जो है वो बिल्लू के बगल में खड़ी हुई है। सीन को आप फील कर पा रहे होंगे भाई, क्या सीन बना हुआ है एकदम से। अब चिंटू को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने गलत क्या किया है यार। उसने जो फिजिक्स पढ़ी है वो तो सही पढ़ी है, फिर उसका आंसर क्यों गलत आ रहा है। फिर चिंटू को बताया गया बेटा इसीलिए बोलते हैं सस्ती किताबों से और सस्ते वीडियो मत देखा करो। चिंटू बेटा तुम जिस फ्रेम में हो, तुम जिस फ्रेम से देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब शायद कुछ पुरानी बातें याद आ रही हो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा सकते। अगर लगा के आंसर निकालोगे तो गलत आएगा। ये बात अगर चिंटू ने मेरी क्लासें अटेंड करी होती तो ये बात पता होती भाई। वो क्लासेस में नहीं आया, जब मन करता था तब आता था, उसकी वजह से आज उसको ये नुकसान हुआ कि बिल्लू का भी चाटा खाना पड़ा, सर का भी चाटा खाना पड़ा। और पिंकी भाई साहब भाई से इंप्रेस होने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड से इंप्रेस हो गई। सोचिए आज चिंटू का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो क्लास में रेगुलर आ रहा होता और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता तो आज उसको पता होता कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ नहीं लगती। क्या आपको याद आ रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या था? ऐसा फ्रेम जिससे हम देख रहे हैं, ऐसा फ्रेम जहां से हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने मैंने चिंटू को कहा चिंटू को दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन चिंटू की आंखों में आंसू थे, चिंटू का दुख हमसे भी नहीं देखा जाता। लेकिन चिंटू ने एक जिद पे अड़ गया, सर मुझे ये बताओ, कोई भी जुगाड़ बताओ, लेकिन मुझे आंसर सही चाहिए। सर मेरे को कोई जुगाड़ बताओ। सुनना चिंटू क्या कह रहा है, सर मुझे कोई भी तुम जुगाड़ बताओ भले। क्या बताओ? कोई भी मुझे एक जुगाड़ बताओ कि वो जुगाड़ लगाऊं और मेरा आंसर वही आ जाए जो बिल्लू का आ रहा है। क्योंकि सर मेरे को तो न्यूटन लॉ लगाना आता है और मैं न्यूटन लॉ लगाना चाहता हूँ, इसी फ्रेम में लगाऊंगा, मुझे नहीं पता। चिंटू अड़ गया अपनी बात पे, चिंटू अड़ गया अपनी बात पर। अब न्यूटन सर तो जिंदा रहे नहीं कि न्यूटन सर के पास जाते उनसे बात करते कि सर कुछ जुगाड़ वुगाड़ बताओ यार। अब आरवाई सर ही बैठे हुए थे बगल में। चिंटू कह रहा सर मुझे नहीं पता, मुझे वही आंसर चाहिए जो बिल्लू का है। आज तो मेरी घर पे भी मार पड़ेगी, मैंने आंसर गलत लगाया। पिंकी घर जाके बताएगी, माँ चप्पल मारेगी पकड़ के कि बता बेइज्जती करा के आ गया। तो चिंटू कह रहा है कि मुझे कोई भी जुगाड़ बताओ, उस जुगाड़ के पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे बस ऐसी जुगाड़ बताओ कि मेरा भी वही आंसर आ जाए जो बिल्लू का आ रहा है, जो बिल्लू का आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये बताएं इस मूवी में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? माहौल एकदम सेट है भाई, अभी मूवी बाकी है भाई, आनंद लेते रहिएगा मूवी का। चिंटू भाई दुखी है, चिंटू भाई आरवाई सर से कह रहा है कि सर कुछ जुगाड़ बताओ। तो फिर अब जुगाड़ बताई गई, उसके पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाया गया। जुगाड़ क्या बताएगी? चिंटू को बोला गया कि जब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, किसका? ब्लॉक का, तो तुमने नॉर्मल लगाया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। तुमने नीचे mg लगाया, बहुत सही है, ये भी लगाना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा आंसर सही आए तो यहाँ पर तुम्हें एक करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो करेक्शन फैक्टर ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। उसने कहा क्या करेक्शन फैक्टर? मैंने कहा जिसको देख रहे हो उस ब्लॉक का मास क्या है, m, और तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है, a1। तुम्हारा एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर। तो इसको बताया मैंने, ध्यान से सुनना, कि तुम क्या करो, इस पर नीचे एक ये फोर्स लगाओ।
मास ऑफ अ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ये A1 जो है ये एक्सेलरेशन किसका है? ये एक्सेलरेशन किसका है? उस चिंटू का है जो देख रहा है उसको। और मैंने कहा, उसने कहा सर ये किसने फोर्स लगाया? मैंने कहा मुंह बंद करके सुनो। मैंने कहा मुंह बंद करके सुनो। मैंने कहा अब ये मान लो कि दो ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहे, तीसरा फोर्स लग रहा है। इस M इंटू A1 को मैंने नाम दे दिया स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो चिंटू एकदम से, चिंटू की आदत है वो सुनता नहीं है बातों को। चिंटू कहता ये लगाया किसने? मैंने कहा भगवान ने लगाया है। वो कहता भगवान ने कैसे लगाया? मैंने कहा मुंह बंद रख, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मैंने कहा कि जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मैंने कहा तुझे ही तो इलाज चाहिए था, तू तो मेरे पास बोल रहा था कि तुझे आंसर सही चाहिए। मैंने कहा इस पे एक स्यूडो फोर्स लगा और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू ध्यान से सुनना कितनी, मास ऑफ अ ब्लॉक इनटू जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जर्वर जिस दिशा में जा रहा है, मतलब चिंटू जिस दिशा में जा रहा है उसके अपोजिट। ठीक है भाई। अब मैंने कहा उसको इसका एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा था? A0 माइनस A1। अब बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे अगर तीन फोर्स लग रहे हैं तो? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, लेकिन नीचे वाला फोर्स अब एक नहीं दो है, mg माइनस m A0। क्या दिखाई दे रहा है? बराबर m इंटू A0 माइनस A1। जल्दी से देखो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन समझ आई या नहीं आई? मैंने यहाँ पर ये एक करेक्शन फैक्टर ऐड किया है, जल्दी देखो। इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। इसको सॉल्व करके नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है? देखो m A0 से m A0 कट जाता है, देखो ध्यान से। कट रहा है कि नहीं कट रहा? सॉरी, यहाँ पे m A1 आएगा, ये गलती से लिख दिया m A1। तो m A1 कट जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है? क्या तुम्हारी वही आ रही है m इंटू जी प्लस A0? जरा ध्यान से देखना, क्या तुम्हारी यही वैल्यू आ रही है? इसको सॉल्व करने पर चिंटू को जैसे मैंने एक रिजल्ट दिखाया, चिंटू एकदम से उछलने लगा, वाह सर वाह सर वाह, तालियां बजाने लगा, एकदम से चरणों में पड़ गया मेरे कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आज एहसास हुआ इस बात का कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, और यही हमारे कॉन्सेप्ट को हिला करके रख देती है। मैंने कहा चिंटू जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उस समय अगर तुम एक करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दो और उसकी वैल्यू m इंटू A1 कर दो तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा जो बिल्लू का आंसर आ रहा था। अब याद रखो, अब यहां से मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, जो मैंने m इंटू A1 लगाया, सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। m इंटू A1, क्या ये सच में कोई फोर्स है क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज स्यूडो फोर्स, क्या स्यूडो फोर्स कोई फोर्स है क्या? नहीं, ये एक करेक्शन फैक्टर है। क्या है भाई? करेक्शन फैक्टर, जो फ्री बॉडी डायग्राम में ऐड किया गया है, या इसी को अपनी देसी भाषा में, यूपी वाली भाषा में बोले तो ये क्या है भैया? जुगाड़ है। अगर ये वाली जुगाड़ लगाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इसमें m क्या होगा ये सुन लेना ध्यान से, ये गलती करोगे तो मैं बता रहा हूं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट A1 क्या है यहाँ पर? क्या A1 एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? जस्ट टेल मी व्हाट इज A1? A1 इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, या तो फ्रेम लिखें, टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे फ्रेम। फ्रेम मतलब जहां से देखते हैं किसी चीज को, पता होगा। या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या ये बात समझ आ रही है? कितना स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? m इंटू A1। A1 क्या है? एक्सेलरेशन। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा इसका? व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स बताओ जल्दी से, क्या बोलोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स? जल्दी बताओ क्या बोलोगे? किसके अपोजिट होगा? ब्लॉक के एक्सेलरेशन के या ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के? बिल्कुल अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, या जिसको हम बोल रहे हैं फ्रेम।
जो देख रहा है उसके अपोजिट अगर ये स्यूडो फोर्स लगा दिया तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो आंसर आपका ग्राउंड फ्रेम में आ रहा था। अब देखिएगा, मैं फाइनली अपनी बातों को कंक्लूड करने जा रहा हूं। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाहते हैं तो पहले तो मैं कहूंगा इट इज नॉट वैलिड, लेकिन फिर आप अगर ये कहें नहीं मुझे तो लगानी ही है, तो मैं ये कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएं तो वहां पर आपको एक करेक्शन फैक्टर या बोल सकते हैं एक जुगाड़, एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ये फोर्स हकीकत में लग रहा है क्या? m×a1 नाम का कोई फोर्स है क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं है। ये एक ऐसी जुगाड़ है जिस जुगाड़ के माध्यम से हमारा आंसर वही आ जाता है जो हमारा ग्राउंड फ्रेम में आ रहा था। मतलब अगर आज के बाद अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, सुन लेना, तो यू हैव टू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। यू हैव टू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? फील आई या नहीं आई भाई? आज के बाद चिंटू कभी आंसर गलत नहीं देगा, क्योंकि चिंटू को समझ में आ गया कि अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाएगा तो डेफिनेटली उसको वहां पे एक स्यूडो फोर्स भी एंटर करना पड़ेगा। जल्दी से ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, लेकिन अभी इसको पढ़ लो। अभी इसको फटाफट से जल्दी से पढ़ लो। चिंटू भाई दोबारा से रिटर्न आ रहे हैं वापस से मूवी में, क्योंकि अब तो चिंटू आएगा ही आएगा, क्योंकि बिल्लू से बदला लेना है। बहन के सामने बेइज्जती हो गई है पिंकी के सामने, तो अब चिंटू वापस से मूवी में एंटर करेगा। अब देखेंगे आगे के सीन में क्या होता है, क्या बिल्लू और चिंटू की भिड़ंत होगी या नहीं होगी। लेकिन चिंटू को फिजिक्स आ गई है, क्या तुम्हें भी आ गई है? क्या तुम्हें भी आ गई है भाइयों? आज के बाद अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, याद रखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्यूडो फोर्स लगाना ना भूलें। स्यूडो फोर्स लगाना ना भूलें। अगर यही स्यूडो फोर्स लगाया तो क्या आपका जवाब सेम आएगा? क्या भाइयों आपका जवाब सेम आएगा? और चिंटू भाई को फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि गुरु से ही पढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। और अब उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद फालतू के वीडियोस नहीं देखेंगे, फालतू के सस्ते सस्ते नशे नहीं करेंगे और ध्यान से क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है भाई? मूवी का आनंद आ रहा है? क्या लग रहा है ये मूवी हिट हो पाएगी या फ्लॉप हो जाएगी? अभी तो भाई मूवी स्टार्ट हुई है, सोच रहे हो क्लाइमैक्स चल रहा है भाई। मूवी अभी स्टार्ट हुई है भाई, स्टार्ट। दगाबाजी हो रही है, 3-3 कैरेक्टर हैं, एक्ट्रेस कौन है? पिंकी है, 2-2 हीरो दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होगा आगे, कौन मेन रोल प्ले करेगा। ये नोट करो। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पहले भी हम बात कर चुके हैं। बट if you are a chintu and you want to apply the Newton's second law in a non-inertial frame, then we have to add a correction factor which is known as a pseudo force, and its direction is opposite to the observer. Pseudo force is not a real force. Is it clear? Is it clear? क्या क्लियर है भाइयों? माहौल सेट है? डायरेक्शन समझ में आ गया है? जल्दी से एक बार मुझे रिपीट करवा देना, मुझे मालूम है तुम आगे जाके गलती करने वाले हो। यहाँ पे एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का, या हम कह सकते हैं उस ब्लॉक का जिसको देख रहे हैं। ये एक्सेलरेशन किसका है? ब्लॉक का है, उसका है जो देख रहा है। जो देख रहा है मतलब ऑब्जर्वर। बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब आपको एक सस्ता सा सवाल देना चाहूंगा, क्या आप सॉल्व करना चाहेंगे? कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, मूवी यहीं पे खत्म हो रही है। अब सीधे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सवाल आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? क्या आपको समझ में आ गया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है क्या स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने इसको जुगाड़ क्यों बोला? देखो जुगाड़ इसीलिए बोला, जुगाड़ का मतलब समझते हो? जैसे आपने देखा होगा वो मैकेनिक्स वगैरह को देखा है जो गाड़ी वाड़ी सही कर देते हैं, ऐसे सड़क के किनारे रहते हैं, देखे होंगे तुमने मैकेनिक्स वगैरह। जैसे तुम्हारी बाइक में मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेके जाओ भाई साहब दिक्कत है, तो
भाई साहब तुरंत सही कर देंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट में बता देंगे हाँ भाई साहब ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इसको हटा दो, ये फुक गया, ये फुक गया, ये नया लगवा दो, ये पुराना हटा दो, भाई साहब 5 मिनट में सही कर देंगे। भले उनको ये ना पता हो कि ये बाइक कैसे काम करती है, अगर तुम उनसे पूछ लो कि भाई साहब ये कितने स्ट्रोक का इंजन है, इस इंजन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, भाई साहब जब यहाँ पे पेट्रोल का इग्निशन होता है तो क्या होता है, वो कहता है भाई हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता, तेरी बाइक सही होगी, लेके घर जाना तू। उसको जुगाड़ लगाना आता है ना, उसको जुगाड़ लगाना आता है या नहीं आता भाई, उसको जुगाड़ लगाना आता है, उसको ये पता है कैसे मेरा काम चलेगा, उससे ज्यादा 3-5 मत करो। तो हम भी वही कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर हम ये जुगाड़ लगा देंगे क्या हमारा जवाब सही आ जाएगा, क्या हमारा जवाब सही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। वाह भाई वाह, देखिएगा ध्यान से, ये सवाल क्या है आपके सामने, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, आप इस सवाल को देखते रहिए, जो नोट करने का मन कर रहा हो एक आध चीजें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक ब्लॉक है, और ये एम मास का ब्लॉक एक ट्रॉली पे रखा हुआ है, और इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन आगे के डायरेक्शन में कितना है, ए नॉट। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से कितना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दिख तो रही है भाई स्क्रीन, कौन चिल्ला रहा है इतनी देर से कि स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, तो पगला गए हो क्या। देखो यहाँ पर 4 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 लोग पता है कौन है, ये चिंटू की गैंग वाले लोग हैं। अब चिंटू अपनी गैंग बड़ी कर रहा है भाई, अब अपने दोस्त यारों को बुला रहा है, अपनी गैंग में ज्वाइन करा रहा है, क्योंकि बिल्लू से बदला लेना है भाई, बिल्लू से बदला लेना है। तो चिंटू जो है वो अपनी गैंग को बड़ा कर रहा है। ABCD क्या दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ऑब्जर्वर हैं, और ये चारों ऑब्जर्वर किसको देख रहे हैं, इस ब्लॉक को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा, इस ब्लॉक को देख रहे हैं, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नॉट आगे की तरफ है। ए जो है ए, वो कहां पर है, ग्राउंड पर है। ए कहां पर है बेटा, ग्राउंड पर है। हिमांशु प्लीज बेटा यार ध्यान दो यार, क्या स्पैम मार रहे हैं यार, अच्छा लगेगा कि मैं डांटना शुरू कर दूं, माहौल खराब कर देते हो यार तुम, तुम्हारे चक्कर में मैं अच्छे मैसेज नहीं पढ़ पाता कॉन्सेप्चुअल। ए जो है वो कहां पर है, ग्राउंड फ्रेम पर है बेटा। जरा ध्यान से देखना बी को, एक बात बताओ बी का एक्सेलरेशन कितना है, बी का एक्सेलरेशन कितना है, A1 अपवर्ड डायरेक्शन में, सी का एक्सेलरेशन A2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो डी है डी, जरा ध्यान से देखना, ये जो डी है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो बेटा डी है डी, इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। अब आपको ये बताना है ABCD अगर इस ब्लॉक को देखेंगे तो इस पे स्यूडो फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। आपका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट का समय, फटाफट जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, दर्शन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सही बता रहे हैं। और लोगों का देखते हैं, मैं अपने आंसर लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख लो, मैं चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई, अपने अपने आंसर लिखेंगे सब। 0 0, इसमें लगेगा MA1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें लगेगा M into A2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और जब 0 है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर की हम बात ही नहीं करेंगे। ये आ रहा है मेरा, तो देखना भाई तुम लोगों का क्या आ रहा है, क्या तुम लोगों का यही जवाब आ रहा है क्या, या कुछ और आ रहा है, सेम सेम आ रहा है या कुछ और आ रहा है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग होंगे अभी भी गरीब,
जो गलत किए होंगे। डायरेक्शन देखने के लिए किसको देखते हैं? ब्लॉक को देखते हैं, ऑब्जर्वर को देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए किसको देखते हैं? ऑब्जर्वर को। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ए तो ग्राउंड पर है, तो ए तो ग्राउंड फ्रेम में है, रेस्ट पर है, ए रेस्ट पर है, लिख लेना। तो अगर ए रेस्ट पर है तो कोई स्यूडो फोर्स लगेगा क्या? इनर्शियल फ्रेम में कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगता। तो ए के फ्रेम में और डी के फ्रेम में कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। सर डी क्यों है? अगर भैया डी में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं है? अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डेफिनेटली क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और डी इनर्शियल फ्रेम्स हैं और इनर्शियल फ्रेम में कभी भी स्यूडो फोर्स नहीं लगता। अब आते हैं बी। बी के फ्रेम में स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? मास ऑफ अ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर m इंटू a1। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? जल्दी बता दो, मुझे पता है तुम गलती करोगे। डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? बी डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? उस पे नीचे लगेगा। ऐसे सी के फ्रेम में, सी का एक्सेलरेशन आगे है तो सी के फ्रेम में स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। और कितना लगेगा? m इंटू ए टू, m इंटू ए टू। क्या ये बात क्लियर है? अबे बेटा डी में क्या एक्सप्लेन करूं यार? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है इसका। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्यूडो फोर्स लगेगा ही नहीं। स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, और यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन? सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या क्लियर हो गया? क्या सभी को क्लियर है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आगे बढ़ा जाए, सवालों की तरफ बढ़ा जाए भाइयों। चलिए आगे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि सर इसको यूज कैसे करें और कहाँ पे यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा। देखिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सवालों को जिनको मैं ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करूंगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप ये सवाल देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन आगे की तरफ k नॉट है। यहाँ पे एक रस्सी है, इस रस्सी पे एक पार्टिकल को इस तरीके से हैंग किया हुआ है और पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान ट्रॉली के अंदर से देख रहा है, अगर कोई इंसान ट्रॉली के अंदर है तो उसको ये कैसे दिखाई देगा? रेस्ट पे दिखाई देगा। जैसे होता है ना एक धागा, धागे में एक पार्टिकल लटका दिया और कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, तो ये ऐसे एंगल है थीटा, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ये आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो मैं इस सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि पहला सवाल है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे बहुत जरूरी है। ठीक है, सवाल को मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ वही अपना स्टैंडर्ड तरीका, किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। एक बात बताओ जल्दी से, ग्राउंड फ्रेम में जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो भी पता चल जाएगा तुम कितने होशियार हो। ग्राउंड फ्रेम में इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे? ग्राउंड फ्रेम में इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे जल्दी बताओ? दो फोर्स लगेंगे, टेंशन इधर और mg इधर। और कोई फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। और ये एंगल कितना है? थीटा। और इसका एक्सेलरेशन आगे की दिशा में क्या है? a। आगे की दिशा में क्या है? a। क्या तुम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए क्या? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट t cos थीटा, और टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज t sin थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट करेगा? तो बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? t sin थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात क्लियर है? टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इसको एक्सेलरेट करेगा? ये बात क्लियर है? किसी को डाउट? नो। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? t cos थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा? क्योंकि एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। क्या इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकते हो रिजल्ट क्या आएगा?
दोनों को डिवाइड मार दो, टेन थीटा बराबर ए बाई जी आ जाएगा। यहां से ए की वैल्यू आती है जी टेन थीटा। ये बताओ, ये सवाल तो हर कोई सॉल्व कर सकता था ना, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब मैं बता रहा हूं इसी सवाल को आप इस ट्रॉली के फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रॉली के फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं इस ट्रॉली के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर टेंशन इधर, mg इधर, क्या और कोई फोर्स लगेगा? आई एम आस्किंग दिस वन। ट्रॉली के फ्रेम में क्या और कोई फोर्स भी लगेगा? यस। ट्रॉली इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ट्रॉली कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ट्रॉली का एक्सेलरेशन आगे है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि पीछे की दिशा में होगा, और ये m इंटू ए नॉट होगा। और ट्रॉली के फ्रेम में बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ट्रॉली के फ्रेम में तो ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बन गया ना। ट्रॉली के फ्रेम में तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। ट्रॉली के मास का क्या करोगे आरुष भाई यार तुम? ट्रॉली के मास को बना, ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं क्या मैं? हो गए यार। जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या लिखोगे? आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, टी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए नॉट और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। डिवाइड मार दो, वही सेम रिजल्ट आ जाएगा फिर से, एम इंटू ए। ये ए नॉट लिखा था क्या ऊपर? इसको ए नॉट लिख लेना, जहां भी ए लिखा हुआ है। डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका? बताओ, रिजल्ट अलग आ रहा है या सेम ही आ रहा है? रिजल्ट अलग आ रहा है या सेम ही आ रहा है? सेम ही आ रहा है। क्या डिफरेंस पड़ा ग्राउंड फ्रेम में बनाने में और ट्रॉली के फ्रेम में बनाने में? डिफरेंस समझ में आया? बस ये है कि ट्रॉली के फ्रेम में अगर बनाओगे तो आपको यहाँ पे ये m इंटू ए का एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये लिख लेना, ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ये एक स्यूडो फोर्स है या एक करेक्शन फैक्टर है। ट्रॉली के फ्रेम में सवाल को देखना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ये सवाल तो आप किसी के भी फ्रेम में करें, टफ है ही नहीं, बहुत आसान है। आपको मुझसे यही कहेगा कि आपने स्यूडो फोर्स क्यों सिखाया, मैं तो उसको बिना इसके सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करो या ट्रॉली के फ्रेम में सॉल्व करो, कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दोनों फ्रेम में कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ऐसी सिचुएशंस भी दिखाऊंगा कि जिन्हें ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर पाना रिलेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, जिन्हें ग्राउंड फ्रेम से देख पाना थोड़ा टफ हो जाता है। अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा वो सारी चीजें। आगे बढ़े, देखिएगा अगला सवाल। ये देखें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम acceleration of wedge so that block of mass m doesn't slip or remains at rest in the frame of wedge. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या है? यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक 2m मास का वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। पता है इस वेज को आगे की तरफ बहुत तेजी से लेकर के जा रहे हैं। इस वेज को क्या कर रहे हैं, फील लेना थोड़ा सा, आगे की तरफ बहुत तेजी से लेकर के जा रहे हैं। जब बहुत तेजी से लेकर के जा रहे हैं क्या हो रहा है पता है? ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ये स्लिप नहीं कर रहा है। ऐसा लिखा है ना, स्लिप ना करने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो यहां पर चिंटू को बिठा दूं इस वेज के ऊपर, अगर इस चिंटू को इस वेज के ऊपर मैं बिठा दूं तो चिंटू को ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा या चलता हुआ दिखाई देगा? चिंटू को ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा या चलता हुआ दिखाई देगा? क्या रुका हुआ दिखाई देगा। लेकिन चिंटू किसके ऊपर बैठा हुआ है? वेज के ऊपर। और वेज एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है?
नॉन इनर्शियल फ्रेम है। देखना मैं इसको चिंटू के फ्रेम में कर रहा हूं या इसी बात को बोल सकता हूं इन फ्रेम ऑफ वेज, इन फ्रेम ऑफ वेज। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल का मतलब समझ आ रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपने देखी होगी, मान लो आप इस तरीके का कोई सरफेस लें और उस पर एक छोटा सा कोई ब्लॉक रखें और उसको एकदम से आगे लेकर के जाएं, तो उस पर रखी हुई चीज एकदम से स्लिप नहीं होगी। बताओ जल्दी से, फ्रेम, वेज के फ्रेम में क्या मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ? वेज के फ्रेम में क्या मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ? कितने फोर्स लगाओगे? जल्दी बताओ कितने फोर्स लगाओगे इन फ्रेम ऑफ वेज? पहले तो सारे रियल फोर्सेस लगा लेते हैं। नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक, mg नीचे लगेगा, और कोई फोर्स बेटा, और कोई फोर्स, जल्दी बताओ। यस यस, देयर इज वन फॉल्स फोर्स, जिसको स्यूडो फोर्स सकते हैं। स्यूडो फोर्स कहां लगेगा जल्दी बताओ? अगर ये आगे जा रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, वंडरफुल यार, शानदार। क्या इस डायरेक्शन में लगेगा स्यूडो फोर्स m इंटू ए का? क्या गरीब भाई बंधु ये बात समझ आ रही है? एक बात मैं पूछना चाहूंगा, इस वेज के फ्रेम में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक? क्या जीरो है? देखो अब सवाल कितना आसान हो गया। क्या ये रेस्ट पर है? क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल सस्ता चूरन हो चुका है। जल्दी से बताना, mg के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। mg का एक ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। एक mg का ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या इसी तरीके से आप ma के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं? क्या अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? जल्दी से बताओ, ma का ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है इसके अलोंग? ma का वो कंपोनेंट बताओ जो इसके अलोंग है, कितना आ रहा है? क्या वो ma cos थीटा आ रहा है? और इसके नीचे वाला ये कंपोनेंट कितना आ रहा है, ma sin थीटा। ये देखो आयुष मिश्रा साहब, मुंह मत खोला करो यार तुम। मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ब्लॉक का बना रहा हूँ या वेज का बना रहा हूँ? 2m लगेगा ना, 2m लगेगा ना। मिश्रा जी थोड़ा सुना करो यार ध्यान से। हम किसी का भी कंपोनेंट किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि सिर्फ ए निकालना है, तो मुझे नॉर्मल का कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे बोल दूंगा mg sin थीटा की वैल्यू क्या ma cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, सवाल खत्म। mg sin थीटा की वैल्यू क्या ma cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, जल्दी बताओ। along द इंक्लाइन प्लेन ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या नीचे वाला फोर्स होना चाहिए? m से ma कैंसिल, a बराबर आ जाता है g tan थीटा, a बराबर आ जाता है g tan थीटा। क्या दिखाई दे रहा है? भाई साहब ये जो रिजल्ट आया है ना, इसको याद रख सको तो रख लेना, इस पे भर के सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे सवाल पूछे जाएंगे, देखना अभी यहाँ पे मल्टीपल सवाल बनते हैं अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो। कि इस वेज का एक्सेलरेशन अगर g tan थीटा हुआ तो ये ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज मूव नहीं करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर ये एक्सेलरेशन g tan थीटा से ज्यादा हो गया, सुनिएगा, g tan थीटा से ज्यादा हो गया, तो बताओ चिंटू को कैसा लगेगा कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? तुम खुद फील करके देख लेना, ऐसा लगेगा जैसे कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। और अगर ये एक्सेलरेशन g tan थीटा से कम हुआ तो चिंटू को लगेगा भैया आज तो हम गए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक उसकी तरफ चला आ रहा है। ये बात आप फील भी कर सकते हैं यार। आप क्या करो, कॉपी लो, ठीक है, ये सपोज कोई भी आप नोटबुक ले लो। मेरे पास तो नोटबुक नहीं है, ये लैपटॉप रखा हुआ है मेरे पास, है ना। जैसे मैंने ये लैपटॉप लिया, ठीक है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो,
मे बी, है ना, आप लोग खुद से कर लेना। आप एक लैपटॉप लो, ठीक, लैपटॉप मत लेना, मतलब कॉपी लो और इंक्लाइन करो और उसको मूव करो, और उस पर क्या करो, एक छोटा सा कोई कॉपी या एक पेन कुछ भी रख दो। तो आप देखेंगे कि अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कर दोगे तो वो पेन उसके रिस्पेक्ट में ऊपर जाने लग जाएगा, कम रखोगे तो नीचे आने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ फटाफट से। ग्राउंड फ्रेम में आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है, सारे सवाल मैं थोड़ी ना सॉल्व करूंगा। एक्सेलरेशन जी टेन थीटा आ गया, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉर्मल भी बता दो जरा। कभी कभी नॉर्मल पूछ लिया जाता है, लोग कहते हैं नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर आएगा, लेकिन वो लोग गलत होते हैं। जो बोलते हैं कि नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर आएगा, वो लोग गलत होते हैं। जरा ध्यान से देखना, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा। ये वैल्यू पुट करो, तुम्हें खुद दिख जाएगा यहाँ पे नॉर्मल की जो वैल्यू है ना, वो mg बटे cos थीटा आएगी, ना कि mg cos थीटा आएगी। ऐसा सवाल आपके एससीबी में ऑब्जेक्टिव में मिला होगा। mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, a की वैल्यू जैसे ही तुम g tan थीटा रखोगे, tan थीटा को रख देना sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये बन जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू ये आ जाती है। एक बात बताओ, क्या ये रिजल्ट याद रख सकते हो, a बराबर जी टेन थीटा। अब देखना इस पर सवाल कैसे बनेंगे, भर भर के सवाल बनेंगे। सवाल पूछने वाला क्या पूछेगा पता है, मैंने इस पे लगाया फोर्स F, देखना मैं इसी में सवाल पे सवाल बना रहा हूँ, है ना। बी पार्ट क्या पूछ लेगा, F मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम फोर्स बताओ क्या होना चाहिए, सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप। ये क्या सवाल खत्म हो गया भाइयों? तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, बताओ टोटल मास कितना है इस पूरे सिस्टम का, टोटल मास है 3m, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूंगा जो भी आपने फोर्स लगाया वो बराबर 3m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल चुके हैं जी टेन थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ F बराबर 3m जी टेन थीटा होना चाहिए? क्या लग रहा है भाइयों, कुछ समझ आ पा रहा है क्या? ऐसे सवाल बहुत सारे बनेंगे भाइयों। देखना एक और सवाल करो, देखना एक सवाल आपने ऐसा एससीबी में देखा होगा, ये देखो रंगीन कलर में लिखा हुआ है आपके सामने। ऐसा सवाल अगर आपने कल एससीबी सॉल्व करी हो तो उसमें मिला होगा आपको, इसको सॉल्व करने में तुम्हारे पसीने निकल गए होंगे। देखना इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा, लहू लुहान हो रखा है लाल लाल कलर का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ये हैंगिंग मास क्या होना चाहिए, सच दैट विच विल प्रिवेंट, अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करिएगा भाई साहब, अंग्रेजी कितनी शानदार लिखी है, क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा बनाते हैं भाई साहब कि देख करके खून पसीना एक हो जाए। which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and pulleys are light. Can you solve this question? क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपको एससीबी में भी मिला होगा। आपसे पता है क्या पूछा जा रहा है, इस m डैश की वैल्यू 2m ले लो। एक काम करो, इस m डैश की जो वैल्यू है ना वो 2m ले लो, ठीक है, 2m ये लो। क्या ये सवाल सॉल्व कर पाओगे? मुझे आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे? क्या सवाल खत्म हो चुका है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला मास मिनिमम क्या होना चाहिए, इस कैपिटल M की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये स्मॉल m है बेटा, ठीक है, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। क्या ये सवाल तुरंत सॉल्व हो गया? मुझे तुरंत देख करके समझ में आ गया कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जी टेन थीटा होना चाहिए। मान लो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लस वेज को, पूरे को, ब्लॉक प्लस वेज को, इस पूरे को क्या मैं अपना सिस्टम मान सकता हूँ? जल्दी बताना, क्या यहाँ मैं ब्लॉक प्लस वेज को अपना सिस्टम मान सकता हूँ? मान सकता हूँ या नहीं मान सकता, ये बताओ। कितने लोग कहते हैं कि नहीं मान सकते? एक बार बताएं, माना जा सकता है। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ब्लॉक वेज पे स्लिप नहीं कर रहा,
अगर ब्लॉक वेज पे स्लिप नहीं कर रहा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ, अगर यहाँ पे ये स्लिप कर रहा होता तो नहीं मान सकते थे। अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा होता, स्लिप कर रहा होता तो नहीं मान सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है प्रिवेंट द स्लिपिंग। तो अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो माना जा सकता है। तो बताना इस पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? आगे वाला फोर्स टेंशन बराबर टोटल मास कितना हो गया? स्मॉल 3m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज g tan थीटा। क्या ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई? क्या भाइयों ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई? अब जल्दी से बताओ इस कैपिटल M के लिए क्या लिखोगे? कैपिटल M के लिए इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? आपको पता है इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g tan थीटा होगा। नीचे वाला फोर्स कैपिटल M g माइनस टेंशन बराबर कैपिटल M इंटू A, और A की वैल्यू है g tan थीटा। मुझे लग रहा है सवाल सॉल्व हो गया भाई। क्या तुम्हारी कैपिटल M की वैल्यू आ गई है? ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। क्या ऐसे सवालों को देखते ही सॉल्व कर दोगे? एसटीवी का सवाल जो कि कल तुमसे शायद ना हुआ हो, लेकिन आज तुम्हें देखते ही समझ आ गया होगा, बहुत सस्ते सवाल है। क्या फिजिक्स आपको लग रहा है और आसान होती जा रही है? टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट करो और बताओ कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी से सॉल्व करो नालायको। हम सॉल्व नहीं करेंगे बता रहे हैं तुम। हमको सॉल्व वॉल्व करना नहीं आता भाई, तभी तो तुमसे करवा रहे हैं। अर्पित पूछ रहा है कि एम डैश को 2m लेने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, बस ऐसे ही ले लिया है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा कोई खास फायदा नहीं है। यहाँ कैपिटल एन को कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा 1 माइनस टेन थीटा, और ये बन जाएगा आपका 3m tan थीटा। देखना भाई आंसर मैच करो, बताओ क्या आपका यही आंसर आ रहा है क्या? मेरा आंसर आ रहा है 3m tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हाँ भाई, एक गलती मत कर देना, एक गलती मत कर देना। चिंटू भाई सोच रहे हो क्या ये m से m काट दूं क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने m से m नहीं काटा। क्यों बे? कहीं ऐसा सोच तो नहीं रहे हो तुम लोग? डुबकी लगवा दूंगा, बता रहा हूँ, छोटी गंगा में, अगर ऐसा सोच रहे हो। भैया छोटे m को बड़े m से मत काट देना। छोटा m इनका मास है और बड़ा m इसका मास है, ये दोनों सेम नहीं है। अभी भी आधे सोच रहे हैं इसमें गलत क्या है, अभी भी आधे सोच रहे हैं इसमें गलत क्या है। तुम इसको m डैश लेके भी सॉल्व कर दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने m डैश को 2m बस अपने मन से मान लिया है, तुम्हारा मन नहीं है मत मानो। देखो यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, एक्सेलरेशन में वेज के मास का कोई रोल नहीं है। एक्सेलरेशन तो सिर्फ g पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है भाई? बस आपको ये रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ता कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कि ये स्लिप ना करे। अगर मान लो आपने ये वाला सवाल सॉल्व नहीं किया होता तो पहले आपको यहां तक पहुंचते, फिर उसके बाद आप यहां तक पहुंचते। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े? क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए? चलिए अब देखना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, शायद वो कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा सवालों को सॉल्व करने में। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जो फोर्स है, फोर्स, ये फोर्स क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? फोर्स क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? कुछ लोग कह रहे हैं यस। नहीं भैया, कहाँ डिपेंड करता है? यही तो मैंने यहाँ पे आपको ये बात सिखाई थी। ये वेइंग मशीन इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, उसे इस बात से क्या लेना देना कि उसको कौन देख रहा है। अगर मान लो ये वेइंग मशीन इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो क्या इसको इस बात से लेना देना है कि बिल्लू देख रहा है, चिंटू देख रहा है? बिल्लू देख रहा है, चिंटू देख रहा है, क्या इस बात से लेना देना है? नहीं है। ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई थी, तो एक स्टेटमेंट लिख लेना कि जो फोर्स है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम।
कहीं अगर कोने में कहीं खोपचे में जगह मिले तो लिख लेना इसको और याद रखना इसको कि जो फोर्स की वैल्यू है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। आप दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखें फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। क्या और धांसू धांसू सवाल करने के लिए तैयार हो? क्या आज के कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं? लेकिन घर जाके पढ़ना पड़ेगा। देखो कुछ नई चीज आती है तो ऑब्वियस सी बात है उस नई चीज पे हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने इस तरीके के किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा। तो जब भी कुछ नई चीज सीखते हैं तो उस पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो घर जाके आज प्रैक्टिस करनी है भाई। देखिएगा मैं इस पे आगे और सवाल करने जा रहा हूँ। ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर चुके हैं, मैं जानता हूं आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है एम ब्लॉक, ठीक। ये इसको देख रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है। बताओ अगर ये इसको देखेगा तो नॉर्मल की रीडिंग क्या आएगी? नॉर्मल की रीडिंग बताओ क्या आएगी? अगर मैं इसके फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ए के फ्रेम में, जल्दी बनाओ फटाफट। ये अभी कर चुके हैं क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही किया है। ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी और एक और फोर्स लगेगा m इंटू ए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये m इंटू ए क्या लगाया? स्यूडो फोर्स। m इंटू ए क्या लगाया? स्यूडो फोर्स। और इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो एक बात बताओ यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? m इंटू, कैसे लिखूंगा देखो, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है भाइयों? उसके फ्रेम में क्या रेस्ट पर है? तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? m इंटू जी प्लस ए। m इंटू जी प्लस ए, क्या ये वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तो 0 है क्योंकि आप इसके फ्रेम से देख रहे हो। देखना ध्यान से, मैं g प्लस ए को यहाँ पर m इंटू जी इफेक्टिव लिखता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? g इफेक्टिव। अब खेल शुरू होगा बढ़िया वाला, माहौल बढ़िया बनने वाला है। अब देखना भाइयों, अगले 5 मिनट जबरदस्त माहौल रहेगा। एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर होती तो क्या नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आती? अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर होती तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आती? क्या mg के बराबर आती? आज ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो अभी वैल्यू कितनी आ रही है? या तो आप ये बोलो या बोलो m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, ये जो g प्लस ए टर्म आया है उसी को मैंने g इफेक्टिव बोल दिया। इसको बोलने का ये तरीका है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सवालों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, सवाल हलवा बन जाए। मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g की बजाय कितनी है? g प्लस ए। g की बजाय कितनी है बेटा? g प्लस ए। जहां जहां जी आ रहा था वहां पे मैं अगर जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दूं, क्या मेरा काम चल जाएगा? जहां जहां जी आ रहा था क्या वहां पे मैं जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दूं, क्या मेरा काम चल जाएगा? लेकिन याद रखना है कि जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये दूसरा वाला केस देखना जरा, दूसरा वाला केस देखो फटाफट। इसमें लिफ्ट कहां जा रही है? इसमें लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर या नीचे? नीचे जा रही है। इसके फ्रेम में बताओ, बी के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक का फटाफट। बी के फ्रेम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट, तो मुझे बताओ आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। क्या स्यूडो फोर्स लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे या ऊपर? स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, m इंटू ए। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल प्लस एम ए माइनस एम जी। दिस इज द नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है उसके फ्रेम में? 0। बताओ नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है? क्या मैं बोल सकता हूं m इंटू जी माइनस ए आ रही है? क्या इसको भी मैं जी इफेक्टिव लिख सकता हूं इस तरीके से?
इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात सुनिएगा ध्यान से। इस केस में बोला जा सकता है कि भैया मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां जी नहीं लगता। क्या लगता है? जी माइनस ए लगता है। जहां जहां जी आ रहा था, क्या उसको जी माइनस ए से रिप्लेस कर दूं तो काम चल जाएगा? इंटरेस्टिंग बात, लिफ्ट जब नीचे जा रही है तो जी माइनस ए आएगा, और ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए आएगा। समझ में आई है बात? ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, याद रखना इस बात को, और नीचे जा रही है तो जी माइनस ए। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसका यूज क्या है? तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि सर इसका यूज क्या है, इसका क्या करें, घर ले जाएं क्या इसको? ये तो हमें वैसे ही पता है, इसका यूज अभी समझ आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। मतलब मेरी बात को समझिएगा। मैंने ये बोला कि अगर मैं इसके फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं तो जहां जहां पे जी आता था, मतलब ग्राउंड फ्रेम में जहां जी आता था उसको अगर जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दूं, क्या मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा? क्या मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा? जल्दी बताओ भाई, साथ देना पड़ेगा। क्या आपको जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं बोल सकता हूँ भैया मैं एक ऐसे प्लेनेट पे चला गया हूँ, वहां पे जी की जो वैल्यू है वो या तो जी प्लस ए हो गई है या जी माइनस ए। देखना अभी समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आपको ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है? ये जो वेज है, वेज ये फिक्स है। ये जो वेज है, ये वेज क्या है? फिक्स है। और ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बस इसका आंसर दे दो। अब हम थोड़े मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, है ना? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड सरफेस। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस पे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा। कितना समय लगेगा? एक बेसिक सा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ काइनेमेटिक्स का। एक बात बताओ, अगर ये लेंथ आपको L दी हुई है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? जस्ट टेल मी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। ये देखो, दर्शन कुमार, आशीष पटेल, तुम लोग यार इतने गरीब कैसे हो सकते हो यार? L cos थीटा होगी। मैथ्स पढ़ो यार थोड़ा बहुत। L बाई cos थीटा होगी। मान लो लेंथ x है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी बचपन में, किसने पढ़ाई थी? मुझे पता था, मैंने इसलिए जानबूझ के पता ये वाली लेंथ दी, मुझे पता था तुम्हें कोई मतलब नहीं होता किसी से। मैंने पूछा ये L है तो ये बताओ ये कितनी लेंथ होगी? सर L cos थीटा होगी। अबे नालायक को L बाई cos थीटा होगी। जरा देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये, और बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर बेस अपॉन ये होता है या नहीं होता है? देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? L cos थीटा आ रही है, L अपॉन cos थीटा आ रही है। तुम्हारे लिए तो सारे cos थीटा एक जैसे होंगे, क्यों भाई हो? चाहे cos थीटा ऊपर हो चाहे cos थीटा नीचे हो, तुम्हारे लिए तो एक जैसा है। अब एक बात बताओ, अगर मुझसे टाइम पूछा गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या आपको तुरंत स्ट्राइक कर गया कि आपको काइनेमेटिक्स का यूज करना है? जब भी समय पूछा जाए क्या काइनेमेटिक्स का यूज करना है? क्या आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जाए, जल्दी बताओ। क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है, लिख लेना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। नहीं दिया हो तो हम रेस्ट से ही मानते हैं। तो बताओ ये तो टर्म जीरो हो गया। s इज द डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का? ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L बाय cos थीटा बराबर हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां तक बताओ सभी को समझ आ गया? जल्दी से बताओ टाइम की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? जल्दी से बताओ टाइम की वैल्यू क्या आ रही है? 12 अपॉन जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यही आ रही है क्या? इसका स्क्वायर रूट। यार ये तो सवाल बहुत आसान है ना, इसको करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को? क्या किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? हाँ सिंपल सी बात है, हो गया सॉल्व।
सवाल ये नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया था सवाल, और तुमने मेरा ही कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया उल्टा। मैंने पूछा ये लेंथ क्या होगी, तुमने यहीं पे बोल दिया L cos थीटा, सोई तुमने दिमाग खराब कर दिया, उल्टा मेरा ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सवाल ये नहीं है, ये सवाल तो आप इससे पहले भी कर सकते थे, इसके लिए आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं। सवाल तो ये था, जरा इस सवाल को पढ़ना जरा। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इसको एक लिफ्ट के अंदर रख दिया गया, जरा ध्यान से देखना। और ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में A0 से जा रही है। अब बस मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फाइंड द, सवाल का लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। क्या वैसा ही सवाल है? क्या बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन इस समय ये जो वेज है क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? देखो भाई, इस सवाल को अगर ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे ना तो भैया हालत खराब हो जाएगी। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो ब्लॉक का मोशन कैसा हो रहा होगा, तुम खुद सोच के देखो, क्या ब्लॉक स्लिप करते हुए नीचे आ रहा होगा और साथ ही साथ ऊपर जा रहा होगा? क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि थोड़ी देर बाद भाई साहब लिफ्ट यहाँ पहुंच गई, हमने कहा पहुंचा दो, हमें क्या दिक्कत है, और ये रहा आपका प्लेन, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, ये ब्लॉक है वो चल करके थोड़ा नीचे आ गया होगा, हरे रंग का ब्लॉक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक इधर कहीं आ गया होगा? क्या ग्राउंड फ्रेम में आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है? मेरे भाइयों प्यार मोहब्बत से सुनिएगा, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है अलोंग द प्लेन। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे तेल निकल जाएगा। लेकिन भाई ने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था जी इफेक्टिव वाला, जिसको जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके लिए तो ऐसे सवाल चूरन है, चूरन। उसने कहा लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट के अंदर गए, क्या यहाँ पे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है? क्या हम ये कह सकते हैं हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे जी की जगह जी इफेक्टिव लगता है? और उस जी इफेक्टिव की वैल्यू जल्दी से बताओ, क्या जी प्लस A0 होगी? तो आपका ग्राउंड फ्रेम में जो आंसर आएगा उसमें जहां जी आ रहा हो उसकी जगह जी प्लस A0 लगा देना। धन्यवाद साहब, आपका यही आंसर आएगा। जय श्री राम बोलो सब लोग मिलकर के। भाई नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, ऑफेंसिव मत हो जाना, ठीक है? सॉरी फॉर दिस वन, ठीक है, कि सर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये बोलना है। वंदे मातरम। हाँ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आएगा। मेरा ऊपर आंसर आ रहा था ये, देखिएगा ध्यान से, 2L अपॉन G। क्या G की जगह G प्लस A0 लिख दूं, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दूं क्या? क्या लगा, कितनी देर लगी इस सवाल को सॉल्व कर? चुपचाप से ग्राउंड फ्रेम में आंसर निकाला, जहां जी आ रहा था उसको जी इफेक्टिव कर दिया, क्या सवाल खत्म? लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फोर्स और टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। ये देखो प्रशांत की नींद खुल गई। प्रशांत कह रहे हैं जी माइनस ए होगा ना। प्रशांत बेटा तुम यार थोड़ा सा अपना मेहनत करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम लोग मुझे बहुत दुखी कर देते। अभी ऊपर तो बताया था मैंने, तुमने याद नहीं किया था। यहाँ पे देखिए जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी, जी प्लस ए। तुम तो बस इतना याद रखो कि ऊपर जाएगी तो इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए होगी, नीचे जाएगी तो जी माइनस ए होगी, बस खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या ऐसे सवाल आएंगे तो सॉल्व कर पाओगे? क्या तुम्हें लग रहा है चीजें बहुत आसान है? डिस्कशन में तो ज्यादा कुछ था ही नहीं अपना। S1 में 2 ही क्वेश्चंस थे जो हमें डिस्कस करने थे, और वो मुझे उम्मीद है आपसे हो गए होंगे, वो मुझे उम्मीद है आपसे हो गए होंगे। ठीक है, अब ना बेटा तुम्हारे लिए अगर चीजें आसान नहीं बन पा रही हैं तो छोड़ दो यार पढ़ना। तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो मेरे सामने कि सर इतना भी आसान नहीं है? तुम्हें अगर आसान आसान चीजें पढ़ने की आदत है तो क्यों नीट में एडमिशन क्यों नहीं लिए थे? क्या बिल्कुल ही हलवा बना दूं क्या, सब कुछ जीरो कर दूं क्या? इससे ज्यादा हलवा नहीं बना सकता और इससे ज्यादा आसान फिजिक्स नहीं बना सकता यार मैं। तो पढ़ा करो यार ध्यान से, ये फालतू की चैट में टाइप मत किया करो, इसलिए तुम्हारे परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा फालतू की चीजें टाइप करने में रहता है।
देखो यहाँ पे ये रिजल्ट याद नहीं करने की, यही याद कर लो। याद क्या करना है? कुछ नहीं याद करना। क्या कुछ याद करने की जरूरत है क्या? नहीं भैया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, आगे बढ़ो। स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, बस ये पता होना चाहिए। बस मैंने तो ये जी फैक्टिव का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि इस तरीके के सवाल जो आते हैं, जो कि आपको एससीबी वगैरह में मिल सकते हैं, वो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके का मैं एक और सवाल आपको दे रहा हूं। ये सवाल है, ऐसा सवाल आपने सॉल्व तो किया होगा इससे पहले, लेकिन आपको याद होगा जब वो आपने सवाल सॉल्व किया था तो उसमें पुली रेस्ट पे थी। अब ये पुली जो है वो लिफ्ट के अंदर है और ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक, ये आपको घर से करके लाना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो चला जाए फिर। आज के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सभी पढ़ के आने हैं भाई, मेहनत करके आनी है। एनएलएम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। इसके अलावा एनएलएम मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने तो कंप्लीट कर लिया। अब आप सोचिए कि आप कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द फ्रिक्शन फोर्स। और अब आपको एनएलएम को पूरा रिवाइज करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो सीखने हैं। अब आप सोच लीजिए बिल्लू बनना है या चिंटू बनना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी बात बताई कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। क्या हम न्यूटन सेकंड लॉ आज के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा पाएंगे कि नहीं? लगा पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा उस जुगाड़ को लगाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा, मुलाकात कल फिर आपसे होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलो, जय श्री कृष्णा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मजा आ गया आज की क्लास में। आज की क्लास में जो मूवी सुनाई गई क्या वो याद रहेगी? अभी मूवी का क्लाइमैक्स नहीं आया भाई। अभी देखते हैं आगे आगे फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में ये मूवी में कौन हीरो होगा, कौन विलेन होगा। क्या पिंकी वापस लौट करके अपने घर आ पाएगी? क्या बिल्लू इस बार फिर से क्या इस बार बिल्लू फिर से फिजिक्स में चिंटू को हरा पाएगा? इन सब के जवाब आपको आगे के एपिसोड्स में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। हो सकता है अभी तो बहुत सारे नए नए करेक्टर और ऐड होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी बहुत सारे नए नए करेक्टर्स आते जाएंगे और ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। भैया फिजिक्स का ध्यान रखिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय। आयुष पूछ रहा है सर इज इट सेफ टू कम टू कोटा नाउ? हाँ भैया सेफ तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। हम भी तो कोटा में रह रहे हैं, हम सेफ है कि नहीं है? बिल्कुल सेफ है कोटा। ठीक है, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, हम भी तो कोटा में ही रह रहे हैं भाई। जब हम सेफ हैं तो आप भी सेफ हैं। बिल्कुल, आपका जब मन करे आप तब की टिकट करा सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे तो जुड़े हुए हैं ना?